तो यही तो हमारी सनद है ना, हमारे गांव की सनद है ये। क्योंकि सनद के ऊपर जब आंच आती है ना तो पूरा शहर परेशान होता है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है मालेगांव, जिसकी पहचान के साथ वहां हुए सांप्रदायिक दंगे और बम धमाकों का जिक्र जुड़ा हुआ है। लेकिन मालेगांव की पहचान इससे बहुत अलग और जटिल रही है। इस शहर को मौसम नदी दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा हिंदुओं का तो दूसरा मुसलमानों का। जब आप नदी को पार करके मुस्लिम इलाके में जाते हैं तो एक खास तरह की आवाज आपको सभी जगह सुनाई देती है। ये आवाज है पावर लूम के चलने की। मुंबई से सटे इलाके भिवंडी से लेकर मालेगांव, धुले और बुरहानपुर तक लगभग 90% मुस्लिम आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पावर लूम से जुड़ी हुई है। लेकिन ये काम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पावर लूम बंद होने की कगार पर है। जिनके पास कभी पावर लूम फैक्ट्री थी और जो कईयों को रोजगार देते थे, वो इन्हें बंद करने और मजदूरी करने पर मजबूर है। घर का खत्म ही हो गया है ना, घर का खत्म होगा तो अब भूखे मरने से अच्छा दूसरी जगह मजदूरी करो। अनीस अपने बेटों और कुछ दूसरे लोगों के साथ अपनी फैक्ट्री में काम करते थे। हालांकि कुछ महीने पहले उन्हें इस काम को बंद करना पड़ा। इस फैक्ट्री में अब वो अपनी भेड़ बकरियां बांधते हैं। और अपने ही नहीं, गांव के अंदर सर्वे करेंगे मैडम तो बहुत लोगों का कारोबार बंद हो गया। कितने लोग बर्बाद हो गए कि उनका मकान बिक गया है, कारखाना बिक गया है। भारत में कृषि के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जरिए लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता रहा है। आरिफ अहमद धुले में रहते हैं। उन्हें भी अपनी पावर लूम फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। अब वो ड्राइवर का काम करते हैं। अब घर में बोले तो घर चलाने के लिए तो पैसा लगेंगे मैडम, तो उसके लिए मैं गाड़ी के ऊपर ड्राइविंग करता हूँ। मैं तो इसमें समझो पैदा ही हुआ हूँ। मतलब आपके घर में भी मेरे पिताजी से बाप दादा से मतलब चलते आ रहा है। अशिक्षा और दूसरे रोजगारों के प्रति जागरूकता की कमी के चलते मुस्लिम परिवारों के कई बच्चे अभी भी दम तोड़ते पावर लूम बिजनेस में आ जाते हैं। साल 2021 में भारत सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 5 साल के भीतर 10,683 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस योजना का फायदा छोटे बुनकारों और पावर लूम को नहीं मिला। इंसेंटिव्स की जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, आज की डेट में जो पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की जो स्कीम है, वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देती है। इसका मतलब है कि जितना छोटा आदमी रहेगा उसको उतने इंसेंटिव्स वगैरह कम मिलेंगे और वो उतनी परेशानी का ज़्यादा शिकार हो जाएगा। रॉ कॉटन जो थी पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर थी, उसमें से उसको निकाल दिया। इसके जो फ्यूचर्स के जो ट्रेडिंग होती है वो इसके लिए समझिए कि जहर से ज़्यादा खराब है। उससे किसान भी बर्बाद हो रहे हैं और उसी की वजह से बुनकर भी बर्बाद हो रहे हैं। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का कहना है कि चीन का कपड़ा पहले बांग्लादेश जाता है, वहाँ से कुछ प्रोसेसिंग के बाद वो भारत आता है। ये कपड़ा भारत में बनने वाले कपड़े से सस्ता होता है। इसे डंपिंग कहते हैं। भारत में टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े लोग इस डंपिंग पर प्रतिबंध चाहते हैं। एक्चुअल उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाइना का रहना चाहिए, लेकिन वो लेबल्ड होता है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश चूँकि उसके अंदर MFN का स्टेटस है बांग्लादेश को, तो उसको ड्यूटी के कंसेशंस मिलते हैं। और सार्क कंट्रीज से अपने यहाँ पे इंपोर्ट फ्री है, ड्यूटी फ्री है, तो ड्यूटी नहीं लगती है। चाइना से डायरेक्ट चाइना का माल वाया बांग्लादेश अपने देश के अंदर ड्यूटी फ्री एंटर होता है और उसको कॉम्पीट करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगस्त 2024 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में टेक्सटाइल मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा था कि उनका मंत्रालय लगातार टेक्सटाइल के आयात और निर्यात पर नजर बनाए हुए है। इसमें बांग्लादेश से होने वाला आयात भी शामिल है। समय समय पर इससे जुड़े मसले सुलझाने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने 5 तरह के सामान पर प्रति किलो के हिसाब से कम 3.50 अमेरिकी डॉलर की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई है, जिससे
कम दर और खराब क्वालिटी के कपड़े के आयात पर नियंत्रण किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने भी मार्च से बिजली के बिलों में अधिक रियायत देने की घोषणा की थी। इस बीच कुछ लोगों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय को इस बदलाव को स्वीकार करते हुए अब अपना व्यवसाय भी बदलना चाहिए। हमारी कम्युनिटी के साथ ये हुआ कि गवर्नमेंट ने 2003 में टप स्कीम लाया और उन्होंने अपग्रेड के लिए स्कीमें लाई। और कोई भी गवर्नमेंट आप अगर लाभ लेना है तो उसके लिए एक होता है कि आपको 1/4 पैसा जमा करना होता है। एक तो समझ लीजिए कि मजहबी समस्या ही ब्याज लेने देने के लिए, दूसरी बात ये 1/4 की रकम भी हमारे पास नहीं थी, तीसरी बात ये कि इलिटरेशन, अनएजुकेटेड, यानी हमको कोई समझाने वाला नहीं, कोई हमको बताने वाला नहीं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो पाए। और नतीजा ये हुआ कि दौर आगे चले गया, मार्केट आगे चलेगी, सब अपग्रेड होकर हम पीछे रह गए। पहले से ही पिछड़े हुए ये मुस्लिम बुनकर अब अपना पारंपरिक व्यवसाय खत्म होने से और ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं और उनके पास कमाई का दूसरा साधन भी नहीं है। इस बीच जब समाज में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती है तब ये दूसरे समुदाय के साथ अपने रिश्ते किस तरह बना पाते हैं। तो हमारे जितने ट्रेडर्स हैं, मतलब जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या जिनको हम हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है ग्रे फैब्रिक हम जिनको बेचते हैं, ये सब नॉन मुस्लिम्स है। ये सिर्फ बीच के एक छोटी सी कड़ी है जो मुस्लिम्स की है। पुराने वक्त में हमारे कारोबार के जो अलावा जो ताल्लुकात थे वो बिल्कुल फैमिली रिलेशंस रहते थे, और आज की तारीख में वो दिन ब दिन जो कम्युनल एलिमेंट बढ़ रहा है या पोलराइजेशन जो बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा उसके अंदर डिस्टेंस, थोड़ा सा नहीं मैं तो कहूँगा कि नोटिसेबल या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। वैसे मालेगांव और धुले दोनों ही जगहों पर पावरलूम मालिक, कामगार, महिलाएं और बच्चे सभी ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन कि उनके दिन जरूर बदलेंगे। वही आस में रोक के रखी है मैडम, नहीं तो बेच बाच के तो कब से हम लोग ख़त्म कर देते। बाकी ऐसा आस लगी है कि कभी ना कभी लाइन बैठेंगी, भगवान ने चाहा तो ऐसा।